किशोरी बड़ी देर से आया बैठा है। अरे चल, मोटर वाले सेठ को लाया है। हाँ? कितनी देर उनको बिठा के रखा है। अरे आराम से, लड़की को जल्दी भेज, पंखा आके ठीक करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं बाहर हूँ। चल जल्दी चल। माँ, शांता भी अब काफी बड़ी हो गई है, उसे भी मेरे साथ भेज देना। हाँ हाँ, उसकी माँ से पूछकर किसी रोज भेज दूंगी तेरे साथ। इधर देख, जब देखो उछल कूद मचा रखी है। जल्दी चल। अरे चल ना बेटा। और सुन, बाबू लोग को परेशान मत करना बिल्कुल। हाँ नहीं करूंगी। वैसे कौन सी रंग की गाड़ी है? खड़ी है ना वहाँ, देख लेना। तो आ गया किशोरी। और अरे ये तो बहुत छोटी लड़की है। नमस्ते। नमस्ते, माफ करना थोड़ी देर हो गई। हाँ ठीक है, शोर वोर तो नहीं मचाएगी? नहीं सेठ जी, भरोसा रखिए। आजा बेटा पीछे। अच्छा यहाँ आराम। आजा। तेरे लिए अच्छे पैसे दिए साहब ने, तंग मत करना है। अच्छा नमस्ते। ये लो। अच्छा नमस्ते। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम किफायत है। क्या कर रही है? ये ले। ले लो चांद चले तो तुम्हारी, चांद चले तो तुम्हारी। ये लड़की नहीं, फुलझड़ी है। फुलझड़ी। चल पकड़ो। अरे कहाँ भाग रही है? यहाँ जा। मोटर भगाए। ये पैसे मैं किस बात के लूं? उसने मुड़कर पीछे की तरफ देखा। शहाब और अनवर भी नोट की तरह पड़े हुए थे। कैसे घूर रहे हैं? तुम्हें भी डर लगता है इन आंखों से? अब्बाजान की? उतना नहीं जितना आपके अफसाने से। अरे मेरा बच्चा नहीं की बेटा। आजा आजा आजा।
उठ के मेरी बच्ची। क्यों खरीदते इतने कलम जब इस्तेमाल ही नहीं करते? सब्जी की कलम चाहिए। कैसे उदास? हाँ ठीक हो भैया। लालू धीरे से उठो। डायलॉग। स्वामी जी, जीवन की राह इतनी कठिन क्यों? क्योंकि भगवान मनुष्य की परीक्षा ले रहे हैं। तो हम इस परीक्षा में खरे कैसे उतरे स्वामी जी? बेटी, उसके लिए प्यार का बीज सिंचना होगा। कि क्या बकवास है ये? अरे क्या है ये? मंटो साहब, सींचना होगा, खींचना होगा, क्या है ये? उतारो उतारो। मेरी लाइनें क्यों बदल दी? आ गए आप लाहौर से? सुना है वहां कोर्ट ने तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया। जल्दी से उतारो, बड़ा चैलेंजिंग रोल है। मंटो साहब, तो आपका यही गुड लक तो इस फिल्म को सुपरहिट बनाएगा। हाँ? चाय भी पीजिएगा? 2800 रुपया। अब इतने तो मैं नहीं दे पाऊंगा। 1800 पे फैसला करते हो तो बोलो। हाँ ठीक है जो भी है दो, बाकी अगले हफ्ते। मंडे के बाद कभी भी वो चेक डिपॉजिट कर लेना। क्या मतलब? पैसे मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त। ओहो, फिर तो 1200 रुपए दे पाऊंगा। क्या बकवास है ये? आफ्ताब भाई, ये साली नमकीन जरूर है लेकिन गोरी फाइनल करो। मंटू भाई, मर्जी आपकी है। 1200 नगद आज या मंडे 1800, मर्जी आपकी। ठीक है। पहली बार आई किस्मत और मंटो, आप दोनों के बाइज्जत बरी होने की खुशी। क्या करता है? अभी नहीं दिख रहा। मैं प्रॉमिस करता है तेरे को बुलाएगा रिमूव करने। उतरो, अभी उतरो। मेरा तो ये पहला और आखिरी मुकदमा था। मुझे मंटो की तरह कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने का कोई शौक नहीं। चाहिए सुनिए, ये बहुत बुरा हुआ कि सआदत हसन मंटो को तीसरी बार भी बरी कर दिया गया, जबकि उस पर और उसके फहश अफसाने बू पर, दोनों पर ही हमेशा के लिए पाबंदी लगाना जरूरी था। मगर अफसोस। अरे आप उन बेनाम गालियों से भरे खतों के बारे में फिक्र कीजिए जो मुझे भेजे जा रहे। आपको भी इसमें पापा? एक औरत लिखे, और वो भी एक ऐसे रिश्ते के बारे में जो दो औरतों के बीच में हो। तौबा तौबा। मुझे तो पसंद आई, आम कहानियों से अलग। हाँ, कुछ लोगों को बेचैन कर सकती है, लेकिन मुझे ऐसे लोगों को बेचैन करने में ना मुझे बड़ा चैन आता है। लिहाफ ही तो एक मार्के की चीज लिखी है आपने। अगर आखिर में वो बेकार का जुमला ना होता। क्यों?
क्या खराबी उस जुमले में? निहायत ही फिजूल। 1 इंच उठे लिहाफ में मैंने जो देखा, कोई मुझे लाख रुपए भी दे मैं न बताऊं। तुमको याद रह जाए उतना तो अच्छा था ही। अरे बस करो तुम, बस करो। अच्छा सफिया, ये मुकदमे और आए दिन के कोर्ट कचहरियों के चक्कर से काफी परेशानी होती हो। ये मानेंगे नहीं, लेकिन इन्हें भी। मिनटों में तो कब से ही कह रहा हूँ एसोसिएशन ज्वाइन कर लो, लेकिन क्या एक राइटर तभी तरक्की पसंद होता है जब वो प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन ज्वाइन करे? ऐसा मैंने कब कहा? मेरा मतलब वैसे तो... कृष्ण चंद्र एम.ए. मैंने तो सुना है कि आजकल बाज लोग नए अदब को सादत हसन मंटो कहते हैं, और जिन्हें सख्त बातें पसंद नहीं उसे समझ चौपाई भी कह लेते हैं। भाई मुझे तो बस इतना लगता है कि तुम बात को कुछ ज्यादा ही खींच लेते हो। क्या जरूरी है हर बात पे लोगों को उकसाना? अगर आप मेरे अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। क्या इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम्हें मिल वर्कर्स के स्ट्रगल्स या अंग्रेजों के जुल्म की तरफ अपनी निगाह और डालनी चाहिए। लेकिन आप हैं कि ऐसे वक्त में भी वैश्याओं की फिक्र में लगे हो। अरे शाहिर, मैं गलत कह रहा हूँ? 22 साल का था जब मैं यहाँ पे आया। तब मैंने अपने फारस रोड के कमरे की खिड़की से उन औरतों को घटिया मर्दों के साथ अपने कबूतर खाने में गुम हो जाते देखा। तो क्यों न लिखूं उनके बारे में? क्या वो हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है? उन रंडियों के यहाँ मर्द नमाज या दुरूद पढ़ने के लिए तो नहीं जाते? अच्छा, उन्हें वहां जाने की खुली इजाजत है, लेकिन हमें उनके बारे में लिखने की नहीं। क्यों नहीं? मगर उन बंद दरवाजों के पीछे क्या होता है या आप अपनी खिड़की से कैसे देख लेते हो? अगर आपको यकीन नहीं तो चलो मेरे साथ, खुद देख लो। साहब, इसमें आपा यूं ही चिढ़ा रही है आपको, अब बेवजह नाराज हो रहे हैं। कोई आया ना है, मैं चलो। अरे चलो बैठे तो सही। मजाक कर रही हैं भाई। तुम फिक्र मत करो सफिया, वो क्लेयर रोड जाएंगे, एक सिगरेट फूकेंगे और फिर नई कहानी जेब में देकर वापस लौट आएंगे। तू ऊपर आता है कि मैं नीचे आऊं? साहब कुछ चाहिए? लड़के वड़के ऊपर ही है। उठ, एक सेठ को लाया, उठ। सोने दे। बस ये आखिरी है, फिर सो जा। उठ। तंग मत कर मुझे। उठ मेरी जान, जिद ना कर, अपना गुजारा कैसे चलेगा? उठ उठ। मरने देना मुझे भूखी। मुझे नहीं मरना है। उठ रंडी कहीं, उठ उठ। देख मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं कितने दिन से जाग रही हूँ। खुदा के लिए रहम कर मुझ पे, छोड़ मुझे, छोड़। मुझे जो कह रहा हूँ वो कर। पूछ कौन रहा है तुझसे? नहीं दोस्ता तेरे मोटे कपड़े में। दफा सोने दे मुझे। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ?
लोग सर फिरे हैं जो अंग्रेज़ों से कहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। अंग्रेज़ों के अहद में ही तो हमें तरक्की नसीब हुई। पहले तो मुर्दे यूं ही गाड़ दिए जाते थे, लेकिन आजकल हर कब्र पर नंबर लगा दिए गए हैं ताकि पहचानने में आसानी हो। इन्हें आप अपनी नोटबुक में भी दर्ज कर सकते हैं, जैसे जूते का नंबर 5, टेलीफोन का नंबर 4445 7, बीमा पॉलिसी 225689, वालदा की कब्र का नंबर 4817। लो। अम्मी जान की ख्वाहिश थी कि उन्हें अब्बा जान के पहलू में दफन किया जाए। चलो दोनों के लिए फातिहा पढ़ते हैं। नहीं, सिर्फ अम्मी के लिए। तुम सिर्फ यही दुआ करते हो, खुदा को अपने करीब रखा करो सादा। और अफसाने की शुरुआत 786 से तो करता हूँ। वो तो इसलिए कि अम्मी जान ने तुमसे कसम उठाई थी। यहाँ सादत हसन मंटो दफन है। उसके सीने में फन अफसाना निगारी के सारे इसरार और रमूज दफन है। सादत वो अब भी मानो मिट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। अस्तगफिरुल्लाह, कुछ भी कह देते हो। अच्छा, तुमने वो लाहौर वाली नौकरी को हाँ कह दिया ना? बिल्कुल नहीं। क्या? यहाँ तुम्हें 1000 रुपए महीना कौन देगा? ना दे, रहूंगा तो यहीं। हम लोग वहाँ ज्यादा महफूज रहेंगे। चाहे कोई सड़क पर रहे या किसी महल में, ये शहर कोई सवाल नहीं करता। हाँ, अगर बम्बई ही वहाँ चला जाए तो हो सकता है मैं भी उसके साथ चल पाऊँ। कभी तो संजीदा हुआ करो। कभी तो होगी इस चमन में भी बहार की नजर, अगर कहीं दो बाइक चला भी थी। अरे कैमरा नहीं लाए क्या ख्वाजा, कभी तो हमारी तस्वीर खींचिए। खींचेंगे खींचेंगे। की शक्ल से मैं स्टार नहीं लगता। बेशक शाम चड्ढा, लगता तो तू है, पर अभी गर्मी बहुत हो रही है, उतारने से। स्टारों को गर्मी नहीं लगती भाई। इस साल अंग्रेजों को हमारा मुल्क छोड़ के जाना ही पड़ेगा। अरे ये बल्लेबाज का जरा नाम तो देखो, हिप्टल्ला। हिप्टल्ला? हिप्टल्ला ये क्या नाम है? क्या नाम हुआ? क्लेम्स प्राइज विकेट और विकेट हमने हिप्टल्ला। स्टार है तू शाम चड्ढा। ये कलर को वाले सिगरेट मत पिया कर। ओए होए होए होए, आजकल बड़ी ऐश है। थोड़ी बहुत। एक्सक्यूज मी, ये आप कहाँ से लिया? आजकल मिलना बहुत डिफिकल्ट है। मुफ्त है। तो वन मोर ले सकते हैं, वो रिटर्न भी तो आने का है ना। हिप्टल्ला जी, हिप्टल्ला। चलाओ मत यार, ट्रेन भागे नहीं जाए। हिप्टल्ला जिंदाबाद। आरिफ भी इतना ही बड़ा होता। 5 साल 3 महीने। वो अब भी हमारे साथ है सफिया। इस दुनिया से तभी जाएगा जब हम जाएंगे। उसे देखो, जिसकी छोटी मोटी कोड़ी की तरह उसकी पीठ थपक रही है। सफिया, उसके दाढ़ी मूछे भी हैं। तो आप औरतों के चेहरों पर बालों का होना मायूब चीज समझते हैं? हरगिज नहीं, और हामिदा खुद ये नहीं समझती।
तो उसका नाम हमीदा है। तुम भी शेव करती हो क्या? जी नहीं, बेबी टच लगाती हूँ। उसे थोड़ी देर यहाँ घिसना पड़ता है, बड़ी छींकें आती हैं और हफ्ते भर में मूछें वापस। हमीदा भी बेबी टच इस्तेमाल करती होगी? ब्लेड इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, और क्या, अफसाना निगार तो आप हैं। मगर अफसाना तो कोई भी बुन सकता है। सो तो है। हमीदा के कॉलेज में एक लड़का था, रशीद। शरीफ, नर्म दिल, बिल्कुल आपकी तरह। वो हमीदा से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। फिर आपकी बारी। एक दिन उसने देखा कि कुछ लड़के हमीदा का मजाक उड़ा रहे हैं। मिस्टर हमीदा, एक टिकट में 2 का मजा, औरत भी और मर्द भी। रशीद का जी चाहे उसे कुछ कहे, लेकिन चुप रहा। चुप रहा। कुछ दिनों बाद हमीदा बीमार पड़ गई। उसने चिट्ठी लिखकर रशीद को बुलवाया और वो भागा आया। रशीद ने देखा कि हमीदा के चेहरे पे घने बाल हो गए। उसने फौरन चूल्हे पे पानी गर्म किया, साबुन से झाग बनाया, चेहरे के बाल नरम किए और एहतियात से हमीदा की शेव। और अब रशीद रोजाना 1 नहीं 2 चेहरे शेव किया करता है। चप्पल ज्यादा आरामदेह नहीं होगी, इसीलिए जिन्ना कहते हैं कि अगर हमें महफूज रहना है। कौन जिन्ना और क्या नहीं, मुझे उनसे क्या मतलब। मेरा तो वतन है भिंडी बाजार। मैं इसे छोड़कर यहाँ से ग्रैंड रोड ना जाऊँ और तुम मुझे कराची भेज रहे हो। अरे ये उनका वतन है। सब कहने की बातें हैं, हिंदू मुसलमान भाई भाई। मार डालेंगे हम सबको, जला देंगे हमारे घर। वहां पर भी तो वही हो रहा है। वहां कौन सी बड़ी अमन की नदियां बह रही है। देख, हमारे बुजुर्ग यहीं दफन है और मैं भी यहीं दफन होऊंगा, समझा? जैसी आपकी मर्जी, मैं तो जाऊंगा। आप मंटो साहब है ना? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अभी तो हम मिले ही हैं, इतनी जल्दी खुशी भी हो गई आपको? मैं मुसफ़र सिर्फ आपके लिए खरीदता हूँ, पर इस जुम्मे को आपका कॉलम नहीं छपा। सियासी खबरें कुछ ज्यादा हो गई होंगी। क्या हुआ? आपके किसी चाहने वाले ने रोक लिया क्या? है, अपने भद्दे पैरों को देखकर मोर की तरह मातम करने का जी चाहता है। मेरे तो और भी खराब है, एकदम जनाना। तो क्या हुआ? उनमें इतनी दिलचस्पी भी तो है आपको। हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं खुद भी जनाना हो जाऊं। आप लोग घबराइए मत, मैं आपको पीछे के दरवाजे से बाहर निकाल दूंगा। साहब चलिए, मंटो चलो। सफिया, 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 सफिया उठो। माफ करना जान, लेकिन ये खुशी तो हम एक साथ ही मनाएंगे। आ जाओ। बेटा देखो, आ जाओ। आसमान तो देखो।
हिंदुस्तान में पैदा हो गए। अशोक साहब डेट नहीं दे रहे हैं आप। दूंगा इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। कहानी बड़ी देते नहीं साहब। आज शाम क्या पी रहे? मैं पी रहा हूँ इसके। मैं लेके आता हूँ। Thank you so much for coming, Mr. Jacker. Thank you so much for coming, Mr. Jacker. क्या हुआ? तुम मिली नहीं उनसे? नहीं, मैं तो बस यूं ही। आ जाओ। अशोक, सफिया से तो तुम मिल ही चुके हो। कमाल करते हो मंटो। मैं कैसे भूल सकता हूँ इनके हाथ का कीमा पराठा। तो फिर हाथ मिलाते हुए शर्म क्यों आ रही है? तो हाथ भी मिला लेते हैं। अरे आप कुछ ले नहीं। अरे हिमांशु भाई, मंटो साहब, आपने पढ़ी मेरी स्क्रिप्ट? तो कैसी लगी? आसिफ, आजकल मैं अपने मशवरे की फीस ले रहा हूँ। अरे क्या मजा? आदाब मियां। सलाम। कैसे हैं? जतन भाई जरा इधर माफ कीजिएगा, 1 मिनट। ये लीजिए आपकी फीस। अब बताइए कैसी लगी स्क्रिप्ट? एकदम बकवास। बड़े जालिम हो। नहीं जतन भाई, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए अब मैंने सोचा है कि मैं मुगले आजम पे काम शुरू करूं और वो स्क्रिप्ट आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और खुशी खुशी में लीजिए एक और लीजिए। अरे नौशाद सफिया, तुम अपनी बहन की शादी में लाहौर नहीं जा रही? जा रही हूँ ना आपा, मगर इनके बगैर मान ही नहीं रहा। क्यों मंटो, तुम्हें पाकिस्तान जाने के मशवरे नहीं दिए जा रहे? हम तो यही ठीक है। एक मिनट। लेकिन अशोक भाई चौथी बार खत आई है। अरे पर ये कैसे सब अरे कुछ नहीं, बस यूं ही। कहते हैं कि बॉम्बे टॉकीज में कुछ ज्यादा ही मुसलमान हो गए। कौन कहते हैं? कुछ नहीं है, कुछ बुज़दिल लोग गुमनाम खत भेज रहे हैं। तो गलत कहाँ कह रहे हैं? सागर और फिल्मिस्तान से तो कहीं ज्यादा ही है। मैं इस्मत, शाहिद। अरे पर हमारे यहाँ कोई भी काम करे, किसी को क्या लेना देना है। मैं तो कहता हूँ आप मुझे निकाल दीजिए, कम से कम एक तो कम होगा। अरे तुम्हें कुर्बानी देने की कोई जरूरत कुर्बानी की बात अच्छा तुम ये सब छोड़ो। अरे सुनो, तुम मुझे ये बताओ, उस दिन तुमने मुझे जो कहा था कि मेरी स्क्रिप्ट में हिब्बुल्लाह थोड़ा कम है, क्या मतलब? इसीलिए Sorry to break up the party. Sorry to break up the party. Sorry. Excuse me. Thank you. Ladies and gentlemen, विश्वास नहीं हो रहा कि हमारा मुल्क आजाद है, पर सच कहें तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, हमारा कोई खून पसीना नहीं बहा। पर अब वक्त आ गया है कि हम अपने रोल को पूरी जिम्मेदारी से निभाएं। मगर मुझे लगता है आज का ये दिन जद्दन बाई के नगमे के साथ ही पूरा होगा। क्या बोलते हैं आप लोग? अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला, इरफान गम हुआ मुझे, दिल का पता मिला। अब क्या बताऊं, अब क्या बताऊं मैं तेरे मिलने से क्या मिला, इरफान गम हुआ मुझे, दिल का पता मिला। अब क्या बताऊं, या जख्म दिल को छील के सीने से फेंक दे, या जख्म दिल को छील के सीने से फेंक दे, या एहतिराफ करके निशाए वफा मिला, इरफान गम हुआ मुझे, दिल का पता मिला। अब क्या बताऊं,
देखो 3 महीने हो गए वो चिट्ठी आए हुए, अब तक कुछ हुआ क्या? और तुम कोई अकेले मुसलमान थोड़ी हो स्टूडियो में। लेकिन आज की चिट्ठी में स्टूडियो को जला देने की साफ धमकी दी है। मैं नहीं चाहता कि अरे रिलैक्स रिलैक्स मंटो, ये सब पागलपन है, खत्म हो जाएगा। शायद। अरे अरे, ये आप किधर मुड़ गए? शॉर्टकट है, मैं रास्ता जानता हूँ। लेकिन ये तो मुसलमानों का इलाका है। ये क्या? कब से? अरे क्या कर रहे हो? कोई पहचान लेगा तो? कौन नहीं जानता आप हिंदू हैं? क्या कर रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या? ये तो अशोक कुमार है। अरे गाड़ी में अशोक कुमार है भाई। अरे अशोक भाई, आगे तो रास्ता बंद है। आप बाजू वाली गली से निकल जाओ। हाँ, ए जाने दो। चल, अरे हटो यार, चलो तुम खामखा घबरा गए। तुम्हें हो क्या गया बंटो? इसे खामखा घबराना नहीं कहते हैं साहब, आपका डर जायज था। कैसे जायज था सत्या? क्या कभी मैंने पहले भीड़ नहीं देखी या शादी का जुलूस नहीं देखा? लेकिन ऐसा वक्त भी तो नहीं देखा। इसलिए खरीदनी पड़ती हैं टोपियां। टोपियां? एक हिंदू टोपी, एक मुसलमान टोपी। क्या करें, जब मजहब दिलों से निकलकर सर पे चढ़ जाए तो पहननी पड़ती हैं। ये इनकी मेहरबानी के साथ डर जाता है, कमजोर हो जाता है। लेकिन ये अच्छा है तुम और निकी जा रहे हो। जब तक लौटोगी तब तक हालात बेहतर हो जाएंगे। ये भी रख देता हूँ। अकेले जाना अजीब लग रहा है। क्यों? निकी भी तो है। फिक्र मत करो, आप अभी साथ जा रही हैं। फिक्र तो ज्यादा आपकी है साहब। अरे हाँ, मैं तो बताने भूल गया था। वो शाम कह रहा था कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हो जाएगा वो यहाँ पे। श्याम भाई के जूते का साइज 9 है ना? हाँ 9 ही है। इस बार मैं उनके लिए एक जोड़ी जूती ले आऊंगी। पिछली बार आप लाना भूल गए थे। मैं तेरा राग तू मेरी रागिनी, मैं तेरा राग तू मेरी रागिनी हो। मूड में नहीं लग रहे हो शाम? एक काम करते हैं, रिहर्सल आज खत्म करते हैं। नहीं नौशाद साहब, हो जाएगा एक और कोई बात नहीं, कल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में हो जाएगा। 9 बजे मिलते हैं। जी। क्या हो गया मेरे स्टार? आज तुम्हारा दिल्ली के में दिल नहीं लग रहा? वो रावलपिंडी वाले चाचा हैं, चलो मेरे साथ। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है? पंजीत, और फिर बुलवाइयों की आवाजें करीब आने लगी। मारो मारो। मैंने सबको अंदर की कोठरी में जाने के लिए कहा, लेकिन मंजीत मेरा बेटा सबसे बड़ा। मैंने कहा उससे मैं तेरे साथ खरीदारी करूंगा, लेकिन वो नहीं माना। तभी दरवाजे खिड़कियां तोड़ते हुए एक टोली अंदर घुस आई। हम भागे, छतें ढांपते हुए किसी तरह स्टेशन पहुंचे।
अंदर से ढूंढने वापस जाना चाहता था, लेकिन क्या करता, अम्मा को इस हालत में कैसे छोड़ता। और इन बच्चियों को देखो, ऐसे अभी भी सहमी बैठी हैं, और ये कब से बस वो हड्डियां कहाँ जलाई या दफनाई जाएंगी जिन पर से मजहब का गोश्त चिले नोच नोच के खा गए। भगवान के लिए अपनी ये डायलॉग बाजी बंद करो। वो लोग तुम्हारी किसी कहानी के किरदार नहीं है, वो मेरे अपने लोग हैं, जीते जागते असली लोग। पर या तो सबकी जिंदगी अहम है शाम, या फिर किसी की भी नहीं। ये सब तुम्हारे लिए कहना लिखना आसान है। नहीं, नहीं है। साले मुसलमानों की तो मैं भी तो मुसलमान हूँ शाम। अगर यहाँ फसाद हो जाए तो मुमकिन है तुम मुझे ही मार डालो। हाँ मुमकिन है मैं तुम्हें भी मार डालूं। क्या कर रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? सारे मुसलमान तो भागे नहीं जा रहे पाकिस्तान। और तुम ख्वाजा, देखो तुम नहीं जा सकते, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। साले वैसे भी तुम कौन से बड़े मुसलमान हो? इतना तो हूं कि मारा जा सकूं। मुझे एक बार अम्मी जान की कब्र पे जाना चाहिए था। ख्वाजा, ख्वाजा मुझे बहुत अफसोस है कि उस रात मैंने तुमसे। रहना दो शाह, तुम अगर मुझे सच में मार डालते तब तुम्हें और अफसोस होता। देखो शाम, तुम्हें याद है गोविंद ने हमें एक बार पान दिया था और हमारे पास कुछ भी नहीं था। उसका 1 रुपया अभी भी उधार है। मैं दे दूंगा। नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं जिंदगी भर इस शहर का कर्जदार रहूं।
सुअर कहीं। पाकिस्तान का पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इत्तल्लाह। यहाँ जूतों की दुकान हुआ करती थी। वो तो अभी भी है, 9 बजे के बाद। कितना दूं? दे दो। अच्छा सुना, चाचा गांधी को मार दिया। क्या? हाँ। किसने? किसी हिंदू ने सीने में दे दी 3 गोली। धाए धाए धाए। या अल्लाह, खबीस कहीं का। अरे बुरी खबर देने की तमीज भी नहीं। दफाओ। इमरान, लो, खा लो बेटा। सकीना मिली? कुछ पता चला? सकीना मिली? अरे मिल जाएगी चाचा, मिल जाएगी। 4 जन थे, यही तो कह रहे हो। अच्छा चाचा, ये बताइए आपकी सकीना दिखती कैसी है? बताया तो था, उम्र 17 वर्ष के करीब, बहुत ही खूबसूरत, आंखें बड़ी बड़ी, काले बाल इतने लंबे, दाहिनी गाल पे मोटा सा तिल। वादा करता हूँ आज जरूर मिल जाएगी। मिल जाएगी। बेटे कब मिलेगी? कब मिलेगी बेटे? यही सुनता आ रहा हूँ। भाइयों, किसी ने मेरी सकीना को देखा? बड़ी बड़ी आंखें, काले बाल इतने लंबे, यहां तिल। सकीना,
क्या है? जी मैं इसका बाप हूं। खोलो, खोल दो। मुर्दे जिस्म में जुम्बिश हुई, बेजान हाथों ने अज़ारबंद खोला और शलवार नीचे सरका दी। बुढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सिर से पैर तक पसीने में गाढ़ा हो चुका था। खोल दो। बहुत ही उम्दा। इसे तो मैं छापूंगा मंटू साहब। कैसे उतर आते हैं आप पर ये अफसाने? अब तो मेरे जहन से नहीं निकलेंगे। और ठंडा गोश्त? वो हमारी मैगजीन के लिए बहुत गर्म है। बैठिए ना। आजकल आप टाइपराइटर इस्तेमाल नहीं करते? वही टाइपिंग के शोर से मेरे ख्यालात की तितलियां उड़ जाती हैं। मेरे लिए पेंसिल का। तो उन कीमती शेफर और पार्कर, उनका क्या होगा? रखे हैं सब कहीं दराज में। लेकिन ये मत समझिएगा कि पेंसिल से लिखा है तो मिट जाएगा। जब आप अपना एक लफ्ज नहीं मिटाते हैं तो किसी और की क्या मजाल? एक मिनट। आपका घी। शुक्रिया नदीम। अब मुझे इसे बम्बई नहीं पहुंचाना पड़ेगा। यकीन नहीं होता कि आप यहाँ आ गए। मैं तो चलता फिरता बम्बई हूँ। ये नज़म किसकी है? फैज़। सुबह आज़ादी। जब भी इसे पढ़ता हूँ, ये दाग दाग उजाला, ये शब वज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शब सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गम दिल। अपने घर का सारा सामान खाली कर दोगे क्या? मामू जान की किताबें बिखरी पड़ी हैं, सलीके से तो लग जाएंगी। साड़ी खिलाने नहीं गई है। और तुमने क्या किया? मैं आपके पास आई। आ गई तो मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। हैं, सुनाऊं? एक थी नानी, उसकी बहन थी नहानी, उसका भाई था बिसौला। उसने बसाए 3 गांव, 2 बसें बसाए, 1 बसाई नहीं। उस पे उतरे 3 मेहमान, 2 रूठे राठे, 1 मनाई नहीं। जो मना ही नहीं उसको लगाए 3 पप्पियां, 1 इधर 1 उधर और 1 लगाई दी। मामू जान आ जाइए। आइए, ठंडा हो गया। मामू जान, किसी नौकरी के बारे में सोचा? नहीं भाई, तुम कहो तो सरकारी मुलाजिम बन जाऊं या कि मैं गुलाम अहमद की तरह चूरन बेचने लगूं। वैसे भी आजकल लिखना मुश्किल होता जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? क्या लिखूं? यही कि 6 वहशी दरिंदों ने आज एक औरत को बस अड्डे से अगवा कर लिया, उसे तबाह करने के बाद नंगा छोड़ दिया सर्दी की सख्त रात में। उसकी बच्ची जिसे वो गोद में लेके भाग रही थी, अब उसकी माँ की आगोश में दम तोड़ दिया। लिखो ऐसे? अब्बा जी। मेरी तीसरी पप्पी नहीं दूंगी। तुम बेफिक्र हो, मैं इतने लिखूंगा कि तुम भूखी नहीं मरोगी।
यही तो फिक्र है कि आपके लिखने की वजह से ही हम भूखे मरेंगे। इस बार का मजमून थोड़ा सीरियस नहीं, अगर हल्का फुल्का होगा तो बेहतर होगा। सिगरेट के मुफ्त नौशों पर है, अब धुएं से ज्यादा हल्का और क्या हो सकता है? क्या बात है, बहुत खूब, माफ कीजिएगा। मंटो साहब, आपके अफसानों में औरतों के लिए हमेशा एक खास हमदर्दी होती है, ऐसा? हर औरत के लिए नहीं, कुछ तो उसके लिए जो खुद को बेच तो नहीं रही लेकिन लोग उसे धीरे धीरे खरीदते जा रहे हैं, और कुछ उसके लिए जो रात को जागती है और दिन को सोते में डरावना ख्वाब देख के उड़ जाती है कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वो चकली की रंडी मेरी हीरोइन हो सकती है। मुआवजे की बात कर लेते हैं मंटो साहब। बात क्या करनी है, हस्बे मामूल 50 रुपये। मजाक कर रहे हैं क्या आप? इस बारे में देखिए 20 रुपए से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। अब आप क्या कर रहे हैं? यकीन मानिए नहीं हो पाएगा। आप चाहें तो घर जाके मुकम्मल कर लीजिए, कल दे जाइएगा। 20 रुपए के लिए मैं आपके दफ्तर के 2 चक्कर लगाऊं? हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इन चीखते चिल्लाते नारों के बीच कई सवाल थे। जब गुलाम थे तो आज़ादी का ख्वाब देखते थे, और अब आज़ाद हैं तो कौन सा ख्वाब देखेंगे? मैं किसे अपना मुल्क कहूं, लोग धड़-धड़ क्यों मर रहे हैं, इन सब सवालों के मुख्तलिफ जवाब थे। हिंदुस्तानी जवाब, पाकिस्तानी जवाब, एक हिंदू जवाब, एक मुसलमान जवाब। कोई इसे 1857 के खंडर में ढूंढता है तो कोई ईस्ट इंडिया कंपनी को जिम्मेदार ठहराता है, और कुछ ऐसे भी हैं जो इसे मुगलिया हुकूमत के मलबे में टटोलते हैं। सब पीछे देख रहे हैं, लेकिन नाज के कातिल लहू और लोहे से तारीख लिखते जा रहे हैं। ये मजमून सुनाते सुनाते आप सब से मार खा लूंगा और उफ तक नहीं करूंगा, लेकिन किसी हिंदू मुस्लिम फसाद में अगर कोई मेरा सर फोड़ दे तो मेरे खून की हर बूंद रोती रहेगी। मैं आर्टिस्ट हूं, ओछे जख्म और भद्दे घाव मुझे पसंद नहीं। जब मैंने उस खून के समंदर में गोते लगाए जो इंसान ने इंसान की रोगों से बहाया, तो मुझे चंद मोती मिले, आंसुओं के, अफसोस के और शर्म के। इन्हें मैंने अपनी नई किताब सियाह हाशिए में जमा किए हैं। इनमें से 3 पढ़ता हूँ। उलाना। देखो यार, तुमने ब्लैक मार्केट के पैसे भी लिए और ऐसा रद्दी पेट्रोल दिया कि एक भी दुकान नहीं मिली। सॉरी। छुरी पेट चाक करती हुई नाफ के नीचे तक चली गई, इजारबंद कट गया, पजामा उतर गया, छुरी मारने वाले के मुंह से दफतन कलमाए तासुफ निकला। मिस्टेक हो गया। और ये आखिरी, इसका उन्वान है आराम की जरूरत। मरा नहीं, देखो अभी जान बाकी है। रहने दो यार, मैं थक गया हूं।
काश हमारे सारे जलसे इस कदर भरे होते। खैर, दस्तूर के मुताबिक अफसाना निगार आपके सामने हाजिर है। आप में से कोई अगर इन्हें अपनी कीमती राय से नवाजना चाहे तो बेशक नवाजे। तो आज के जी, लिए मैं अंसार शबनम दिल, माफ़ कीजिएगा, मेरे ख्याल से आपके जो अफसाने हैं वो मायूसी और अफसूरगी से भरे हुए हैं। उन्हें पढ़कर तो कोई खुदकुशी कर ले। हाँ, अगर उसका नाम अंसार और जो कुछ भी उसके बाद में है वो हो तो वो कर सकता है। देखो बरखुरदार, तुम हरगिज नहीं जानते कि दूसरों को क्या महसूस होता है, इसलिए आगे से तुम सिर्फ अपनी कहना। मंटो साहब, आप बखूबी जानते हैं कि हमारे हलकों में अफसाना निगार को बीच में बोलने की इजाजत नहीं है। मंटो साहब, जबरदस्त, क्या तकरीर थी, रोंगटे खड़े हो। चलें? नहीं, शायद आज घर जाना है। सुना पड़ जाएगा क्लिस्टन बार, कम से कम हो तो बंद कर ले। जनाब, आखिरी बोतल है। मंटो साहब जी, माफ करें, मेरा इरादा आपको नाराज करना बिल्कुल नहीं था। तुम कर भी नहीं सकते। जी, मैं बस ये कहना चाहता था कि आपके अफसाने दिल दहला देते हैं। ठंडा गोश्त पढ़कर तो मेरी नींदें हराम हो गई थी। हाँ, तो सही है। हाँ, मगर अच्छा, तो तुम भी तरक्की पसंदों की तरह ऐसे वक्त में पूरी उम्मीद रहना चाहते हो? हर चीज में सिल्वर लाइनिंग। ए, देना। दरअसल मैं गवर्नमेंट कॉलेज की लिटरेरी सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ। मैं चाहता था कि एक बार आप कॉलेज आकर स्टूडेंट से मुखातिब हो तो अच्छा रहेगा। पहले अपने प्रिंसिपल से पूछ लेना, क्या मैं शराब पी के आ सकता? जी जी, पूछ लूँगा। सुनिए, आप उसको जानते हैं क्या? उधार गया था। अच्छा। सामने आते ही शर्मिंदा हो जाता है। आदमी अच्छा है, जब होंगे दे देगा। ये लक्ष्मी मेंशन है। यहाँ सदियों से हिंदू बसा करते थे। कुछ को मार काट डाला, बाकियों को भगा दिया गया। अब उनकी जगह हम हैं। तुम ही बताओ, आजकल किस चीज की उम्मीद रखें? मंटो, सब आपको ढूंढ रहे हैं। वेयर वर यू? शुक्र है इन पारसियों का, कुछ कुछ बम्बई सा लगता है। स्टूडेंट से एक बार आप प्रिंसिपल से बात करो। क्या हुआ? बताकर थोड़े लो, आ गए। मैंने कहा था ना घर पे नहीं है। ये क्या हो रहा है? मामूजान घर की तला। मंटो साहब, आपकी कहानी ठंडा गोश्त पर फांसी का केस है। यह है सर्च वारंट। आप जरा धीरे बोलिए, बच्चे। घर में बच्चे हैं, सो रहे हैं। सुना है बहुत कुछ लिखते हैं आप। कहाँ है साहब? कुछ कागज और एक बोतल, बस यही मिला जुला। गुसल खाने में देखो।
ये क्या? मजाक कर रहे हैं आप? इसमें तो बंबई का पता लिखा है। मेरा सब कुछ वही तो है। जनाब, वहां सिर्फ यही सुनो, ये शाम का था ना? ठीक है, कोर्ट में मिलते हैं। चलो। अंसारी साहब, मेरी बात तो सुनिए। ठीक तो है, किस गाने की बात कर रहे हैं? सासा? सादत हसन मंटो आप पर ठंडा गोश्त अफसाना लिखने के लिए और पब्लिशर नसीर अनवर और एडिटर आरिफ अब्दुल मतीन पर उसे जावेद मैगजीन में छापने के लिए फहाशी का इल्जाम है। पीनल कोड की दफा 292 के तहत यह जुर्म है। कहाँ रहे इतने दिन? मुझे नहीं पता। माया में ये क्या जवाब हुआ? क्या हुआ जाने? आजा फिर एक बारी ताज की हो जाए। कब तक बैठेगा? इतना बैठेगी शर से कौन है हरामजादी जिसने तुझे निचोड़ डाला? कौन है चोर? बता। कोई नहीं कुलवंत, कोई नहीं। कहा है गुरुजी दिशा? सबके बीच में कोई औरत नहीं है। कौन मैं पूछा कौन हूं? इंसान भी माया अजीब चीज। मतलब की बात कर, मतलब की बात कर। गला चीरा है माए मेरा।
धीरे धीरे ही बात बताऊंगा ना। जिस घर में मैंने दावा बोला उसमें 7 आदमी थे। 6 का मैंने खून कर दिया। इसी कृपान से जिसने तुम मुझे छोड़ से सुन, एक लड़की थी बहुत सुंदर। मैं उसको लुटा के अपने साथ ले गया। रास्ते में झाड़ियों के तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा फेंटूं, पर क्या हुआ? मैंने पत्ता फेंका, लेकिन वो मरी हुई थी। वो लाश थी, बिल्कुल ठंडा गोश्त। इस अफसाने के बारे में आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल फहश अफसाना है, जिस्मानी इशारों से भरा हुआ। इसके किरदार घटिया अल्फाज कितनी बेरहमी से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अफसाने पढ़कर हमारे नौजवान बर्बाद हो जाएंगे। जरा और तफसील से बताइए। देखिए, हम राइटर्स की जिम्मेदारी है कि हम अपने आने वाली नस्लों को अपनी कुर्बानी, अपने फतेह के बारे में बताएं। इंसानी हौसले और उम्मीद के अफसाने लिखें, ना कि सच तो हरगिज नहीं बोलना चाहिए। वो सफ़े फाड़ देने चाहिए जो हमें पसंद ना। सवाल सच और झूठ का नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर एक तरफ आप लिखने की आज़ादी चाहते हैं तो दूसरी तरफ आपको एक राइटर की जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। बस इतना ही हुजूर आला। मैंने कहा था आपको सब राइटर्स को मत लिखिए। आपने तो प्रोसिक्यूटर को बना बनाया गवाह दे दिया। कोई बात नहीं खालिद साहब, जंग सैदी है, माइक फैज भी है। इस मुल्क के राइटर्स को मालूम होना चाहिए कि ख्वाहिश नगरी क्या है और क्या नहीं। ये अदबी जंग नहीं है मंटो साहब, मुकदमा है। आप समझ रहे हैं इल्जाम कितना संगीन है? आली साहब, आप अपना अगला गवाह बुलाएं। मैं मशहूर शायर और पाकिस्तान टाइम्स के चीफ एडिटर फैज अहमद फैज साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। फैज साहब, प्रेस ब्रांच के कन्वीनर होने के नाते ये बताएं कि क्या आपके इदारे ने ठंडा गोश्त पर फहशी का इल्जाम लगाया? जी हाँ, लेकिन मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मैंने तब भी यही कहा था और मैं अब भी यही मानता हूँ कि ये कहानी फहश नहीं है। और इसकी जबान? ये अल्फाज पार्लियामेंट्री नहीं है, लेकिन अदब के एतबार से फहश भी नहीं है। हाँ, ये और बात है कि ये अफसाना लिटरेचर के पैमाने पे पूरा नहीं उतरता, लेकिन फहश कतई नहीं। बस आज के लिए इतना ही काफी। अरे मंटो साहब, भाई वापस बुला जी। मंटो साहब, अरे मंटो साहब, चलिए। किस औरत से बात कर रहे हैं? अरे मंटो साहब, चलिए। कर क्या रहे हैं? चलिए।
बोलिए सासा। सब आपको लिखते हैं और आप है कि वो अलग दुनिया थी जिसे आपने खुद छोड़ा है। मुझे तो अब भी समझ नहीं आता, गुस्से में तो हर कोई कुछ कह देता है। तकलीफ शाम के कहने से नहीं हुई, शायद मैं भी एक दिन वैसा सोचूं। हम कहाँ इतने अलग हैं। नहीं, बोलिए सासा। खोलिए। कम से कम इसमें ताकत है। मंटो मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, आज बेहद याद आ रहे हो। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? मुझे घबराहट सी हो रही थी, वैसे ही जैसे इम्तिहान हॉल में दाखिल होते हुए होती है। सुना था तुम्हारी जबान की नोक पर डंक है, मगर पहले ही लम्हे में हम ऐसे बेबाक और बेतकल्लुफ हो गए, लगा जैसे बरसों की कमी पूरी कर रहे हैं। मेरी तहरीर में वो ताकत नहीं कि तुम्हें वापस बुला लूं, लेकिन खत का जवाब तो दे सकते हो। मंटो एक इंसान पसंद मुसन्निफ है जिसने समाज की गंदगी को देखा है, मगर मालूम होता है कि राइटर दहशत पसंदी की राह पर चल निकला है। सियाह हाशिए के अफसाने पढ़कर यूँ लगता है कि मुसन्निफ ने लाशों की जेबों से सिगरेट के टुकड़े और अंगूठियाँ निकाल निकाल कर जमा की हैं। मंटो तरक्की पसंदों का काफिला पुकार पुकार के कह रहा है कि अपने कलम में बुलंदी और जज्बात की शिद्दत लेकर आओ। मैं बस मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? पब्लिक जगह है, कोई कहीं भी बैठे। तुम मेरे सामने आके बात कर सकते थे। आप तो आजकल मिलते नहीं, और माफ कीजिएगा मंटो साहब, मैं यहाँ आता नहीं। हुकूमत हमारे साथियों के पीछे पड़ी है, कॉमरेड्स को जेल भेज रही है, और आप हैं कि अपने दुश्मनों को पहचान कर नहीं रहे। उस शाद जैसा मैं कब कहाँ किसके साथ रहता हूँ इसकी फिक्र आप ना करें। और आप कौन से साथियों की बात कर रहे हैं? वो कॉमरेड्स जिन्होंने मेरे खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया, या वो जो अखबार में खुली चिट्ठी लिखते? आपकी फिक्र है इसलिए लिखा, इसलिए यहाँ आया, और आपने अपनी ये क्या हालत बना ली है? उन मुफ्तखोर शराबियों ने आपके दिलो दिमाग पर मेरे दिलो दिमाग की फिक्र आपने, मैं आपको सिर्फ नदीम, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है।
अपने ज़मीर की मस्जिद का इमाम नहीं। हमारे वकील साहब को कराची में कुछ ज़ाती काम आने निकला, तो आपसे गुजारिश है कि आप कोई नई तारीख दे दें। मुमकिन नहीं, बेहतर होगा आप किसी और को बुला लें। अगर इजाज़त हो तो मैं अपनी वकालत खुद करना चाहूँगा। ठीक है, आप प्रोसिक्यूटर के गवाह से सवाल पूछ सकते हैं। शुक्रिया। मौलाना तशरीफ लाएं। मौलाना ताहिर, पिछले बयान में आपने कहा था कि ठंडा गोश्त को लोगों की नज़रों से बचाओ। बेशक, इसे अगर कोई किसी महफिल में पढ़ने की जुर्रत करेगा तो लोग उसके मुंह पर थूकेंगे, और अगर कोई तन्हाई में पढ़ेगा तो उसका ज़मीर नापाक हो जाएगा। जब आपने अफसाने का अंजाम पढ़ा, तहरीर का पहला ही हिस्सा इतना वाहियात था, ला हौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। वो तेरा मुंह से मुंह भिड़ा देना, वो तेरी जीभ का अड़ा देना, वो तेरा प्यार से लिपट जाना और दिल खोल के चिमट जाना। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट का एहतराम करें और सिर्फ केस के मुतालिक बात करें। वही तो कर रहा हूँ हुजूर। आपकी इन अशार के बारे में क्या राय है? मालूम नहीं आप कहाँ की गंदगी उठा के ले आए हैं। यानी वो कलाम भी गंदा है जहां से अशार लिए हैं? यकीनन। तो फिर वो शायर भी फहश है जिसने लिखा? बेशक, लेकिन ये बताइए कि आप मुझसे बुलवाना क्या चाह रहे हैं? यही कि किसी अफसाने को समझने के लिए उसका मौजू जानना पड़ता है। किसी शायर या मुसन्निफ का एक लफ्ज़ या जुमला नहीं, उसके मुकम्मल काम को समझना पड़ता है। ज़रूरी है कि ज़माने की करवटों के साथ अदब भी करवट बदले। और आपकी तला के लिए बता दूं कि अशार ख्वाजा मीर दत्त के कलाम से हैं। नामुमकिन। मुझे लगा कि आप काफी है मौलाना, आप जा सकते हैं। अब डिफेंस अपना गवाह पेश करो। मैं दयाल सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल आबिद अली आबिद MA LLB को बुलाना चाहूँगा। आबिद साहब, आपकी नज़र में ठंडा गोश्त फहश है? देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें तय करना होगा कि फहश क्या होता है। दुनिया में ऐसी किताबें हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ने वाले नहीं बल्कि उन्हें लिखने वाले और छापने वाले भी फहश समझते हैं, इसलिए उस पर मुसन्निफ का नाम भी फर्जी होता है और पब्लिशर का भी। इन किताबों के लिखने वालों की कोशिश ये होती है कि वो पढ़ने वाले में सस्ते जिनसी जज्बात जगाए। आपको लगता है कि ठंडा गोश्त ऐसी कोई कैफियत पैदा करता है? जी बिल्कुल नहीं। हकीकत तो ये है, जो कहानी का मरकजी किरदार है ईशक सिंह, उस जैसे इंसान के ज़मीर को भी ये वाक़या झंझोड़ के रख देता है। ये कहानी मैंने और मेरी बेटी दोनों ने पढ़ी है और दोनों की ये राय है कि ये मंटो साहब का एक शाहकार अफसाना है। शुक्रिया आबिद साहब, क्या ये कहना सही हो? जनाब, आपने अपनी बात रख दी, अब आप जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। ये आपका घर नहीं, अदालत है मंटो साहब। यहाँ सिगरेट पीना सख्त मना है। लेकिन हुजूर, मैं कहाँ पी रहा था? मैं तो
चचा जान, अस्सलाम वालेकुम। ये खत आपके पाकिस्तानी भतीजे की तरफ से है, जिसे आपकी 7 आज़ादियों वाले मुल्क में कोई नहीं जानता। आप मेरे सबसे महबूब चचा हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप मुझे एक नेक काम करने के लिए एक छोटा सा नन्हा मुन्ना एटम बॉम्ब दें। आपने तो खैर कई सारे नेक काम किए हैं, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी का वजूद ही मिटा दिया, जापान में लाखों अमेरिकी बच्चे पैदा किए। सही है, हा? अब हमारे यहाँ बाज मौलवी किस्म के हजरात पेशाब करने के बाद सफाई की खातिर कोई ढेला उठाते हैं और शलवार के अंदर हाथ डालकर ड्राई क्लीन करते फिरते हैं। मैं चाहता हूं कि जब भी मुझे कोई ऐसा आदमी नजर आए, आपका दिया हुआ मिनिएचर एटम बम उस पर फेंकूं ताकि वो ढेले समेत धुआं बनकर उड़ जाए। चचा साहब के नाम ये खत मंटो को अमेरिका पहुंचा देनी चाहिए। आगे सुनिए जनाब, क्या लिखते हैं जी? कहते हैं, मैं एक ऐसी जगह पैदा हुआ था जो अब हिंदुस्तान में है। मेरी अम्मी वहां दफन है, मेरे अब्बा भी वहां दफन है। मेरा पहला बेटा आरिफ भी वहां दफन। पर अब वो मेरा वतन नहीं, अब मेरा वतन पाकिस्तान है। मेरे मुल्क की तरह मैं भी कटकर आजाद हुआ, और आप समझ सकते हैं कि एक परकटे परिंदे की आजादी कैसी होती है। अरे लाहौर की मंटो साहब, आप आ गए। फिल्म देखने क्यों नहीं आए? अगर यहाँ भी नहीं आते ना तो मैं तुमको घर से उठा के खुद ले आता। ये बताओ, तुम कैसे हो? कैसा लग रहा हूँ? और मेरा बम्बई ठीक ही होगा। मैं तो हफ्ते भर से अमृतसर में था। कितनी अजीब बात है ना, घंटे भर की दूरी और एक पूरा अलग मुल्क। अरे नहीं नहीं भाई, रुको। अच्छा बताओ, खतों का जवाब क्यों नहीं देते? तुम्हें पता है, इस्मत नाराज, दादा मुनी परेशान और मैं रूठा हुआ हूं तुमसे। लिखने के लिए कुछ नहीं रहा है शाम। अरे तो फिर आ जाओ वापस। बम्बई बाहें फैला के तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हिप टल्ला। क्या हुआ? तुम फिल्में नहीं कर रहे? मैं तहसीन पिक्चर्स के मालिक को जानता हूँ, बात करूँ क्या? कोशिश की थी कोशिश। अरे श्याम साहब, जरा हमसे भी मुखातिब हो जाइए। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं अपनी माशूका लाहौर के आगोश में फिर वापस आया हूं। भाई इसी की सड़कों पर तो हमने मोहब्बत करना सीखा। अरे वाह। अरे श्याम साहब, शराब के साथ शबाब का होना बहुत जरूरी है। जाएंगे, जल्दी क्या है? अरे भाई, ये क्या घटिया चीज पी रहे हो? ये तो सरकारी क्लर्कों के लिए है, तुम जैसे राइटर के लिए। ये
आपके लिए। अरे रख लो यार। इधर लो। फाइनल सुनवाई कब है? इसी साल या अगले या उसके अगले या उसके अगले। चलो उठो, अब लाहौर आपका शहर है, चलो। नहीं, वो सफिया बच्चों के साथ अकेले घर पे होगी तो। नहीं, अरे हिप टल्लाओ मत यार, रख लो। नहीं, चलिए चलिए श्याम भाई, अब चल भी लीजिए। प्लीज जाती मत कीजिए। अरे अब तो मुजरे भी खत्म हो जाएंगे। चलिए उठिए उठिए चलिए। तुम कहीं जाना मत, मैं बस यूं गया और यूं आया, यहीं बैठे रहना। लूसी संभल के। बेहतर होता कि फैज मेरे अफसाने को फौश कहते, ना कि ये कि मेरा अफसाना लिटरेचर के पैमाने पर पूरा नहीं उतरता। आप अब तक उसी बात को लिए बैठे हैं। मैं तो ये सोच के मरी जा रही हूँ कि जज क्या फैसला देंगे। अब्बा जी देखो मेरा सांप कैसे हो गया। अरे अभी ठीक कर देते हैं। ये पूछ सीधी करनी है ना, ये वही बस। ठीक है। अब्बा जी आपके मुंह से कितनी बू आ रही है। मुझे मेरा सांप ठीक हो गया। ये बात है। मैं मजबूर हूँ सफिया, न गुले नगमा हूँ न पर्दा एहसास, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। गालिब सुनाने से मसले हल नहीं होते हैं साहब। आप ऐसे ही पीते और लिखते रहे तो हम कहीं। लेकिन इन्हीं से तो मैं जिंदा हूँ। और उनका क्या जो जिंदा है, और आपकी जिंदगी में भी सारी हमदर्दी सिर्फ अपने किरदारों के लिए बचा रखी है। आखिर में अफसाने ही रह जाते हैं और उनके किरदार। मुझे सिर्फ वो इंसान चाहिए जिससे मैंने शादी की। लेकिन मैं पहले भी पीता था, और ये बात मैंने तुम्हारे अब्बा को पहली मुलाकात में बताई थी। पीते थे लेकिन ऐसे नहीं। अब तो ना सुबह का पता है ना शाम का। ये क्या हुआ? छोड़िए, जिसे अपनी खबर नहीं वो अपनों का क्या ख्याल रखेंगे। तुम्हें मैं इतना ही बुरा लगता हूँ तो छोड़ दो मुझे। ठीक है। आप यही चाहते हैं तो ठीक है। मुकदमे के बाद चली जाऊंगी। धक्का दो ना। मैं ये कबूल करता हूँ कि ठंडा गोश्त मेरे ही हाथों का लिखा अफसाना है, मगर ये किसी भी नुक्ते नज़र से फहश नहीं है। मेरा अफसाना आपको पसंद आए या ना आए, इसका फैसला आप कर लें। मेरा अफसाना किसी पाए का है या नहीं, इस पर बहस लिटरेरी क्रिटिक्स कर लें, लेकिन मेरा अफसाना अदब है, और अदब हरगिज हरगिज फहश नहीं हो सकता। प्रोसिक्यूटर साहब ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया है कि शेर सिंह की ज़बान गालियों से भरी है। हज़ारों लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो मैंने उसके मुंह से कहना है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ
कि यार आप तो बड़े जब चूतिए हो, मैं यहाँ हूँ और आप मुझे वहाँ ढूंढ रहे हो, या ये कि मैं तो समझता था कि जज साला बुरा आदमी है, तो क्या मैं इनको गाली दे रहा हूँ? क्या इस तरह के अल्फाज हमें सड़कों पर सुनाई नहीं पड़ते? सवाल यह है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही पेश क्यों ना किया जाए? मैं वही लिखता हूं जो जानता हूं, जो देखता हूं। हकीकत से इनकार करना क्या हमें बेहतर इंसान बना देगा? ईशा सिंह की जबान गंदी सही, अफसाने का मौजू घिनौना सही, लेकिन अफसाना पढ़ने से साफ जाहिर होता है कि हैवानियत में भी ईशा सिंह के अंदर की इंसानियत खत्म नहीं हुई, और ना ही इसे लिखने वाला सादत हसन मंटो इंसानियत से मायूस है। इस बात को समझने के बजाय इस पर मुकदमा चलाने को मैं एक मजाक समझता हूँ। फ्रांस के मशहूर नोबेल निगार गुस्ताव फ्लॉबर्ट की कहानी मदाम बुआरी पर फहशी का इल्जाम लगाया गया। आयरलैंड के जेम्स जोइस की किताब यूलिसेस को भी फहशी का इल्जाम झेलना पड़ा। मैं तो बस अपनी कहानियों को एक आईना समझता हूँ जिसमें समाज अपने आप को देख सके, और अगर किसी बुरी सूरत वाले को आईने से ही शिकायत हो तो उसमें मेरा क्या कसूर? नीम के पत्ते कड़वे से ही खून तो साफ करते हैं। मुझे बस इतना ही कहना है। बिना वजह आपने कोर्ट का वक्त जाया किया। आपको सजा दिलवाने के लिए तो ये तकरीर ही काफी थी। मुलजिम खड़े हो जाए। सारे बयान सुनने के बाद मेरा यह मानना है कि यह अफसाना लिटरेचर कहलाने का हकदार है, मगर यह मुल्क के इखलाकी पैमाने के सख्त खिलाफ है। फहश अदब को फहश कहना जरूरी है। इसलिए पाकिस्तान के पीनल कोड सेक्शन 292 के तहत सादत हसन मंटो, नसीर अनवर और आरिफ अब्दुल मतीन पर 300 रुपए का जुर्माना आयद होगा, और उसे ना देने पर 3 माह कैद बामशक्कत की सजा होगी। साहब क्या हुआ? मैं जेल में मरना नहीं चाहता। कोई बुरा ख्वाब देखा होगा, जुटा लिए थे वैसे, अपील कर लेंगे। फिक्र मत करिए, फिक्र मत करिए। ये हामिद का दिया हुआ घर, चौधरी साहब का उधार, बच्चे कुचे चाहने वालों की मेहरबानी, ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो मेरे नन्हे फरिश्ते। जनाब ठीक है सर? जनाब जमाल हुसैन से कहने को पिछले कॉलम के भी पैसे देते। जी बस अभी आए। ऊपर जाओ, जी साहब बुला रहे हैं। जी जी। जनाब वो
तो कहा कि पैसे नहीं है इस वक्त, अगले हफ्ते आएंगे तो दोनों कॉलम का साथ ले लेंगे। जमाल हुसैन! हुजूर आप जरा तशरीफ तो रखिए पहले। जी नहीं, शुक्रिया। अब चलिए मैं बुलाता हूँ। एक मिनट, ये रुकिए आप। पैसों की बात सबके सामने की जाए वही अच्छा है। देखिए आपके दोस्त को सब कुछ मैंने तफसील से समझा दिया था, आप पूछ लीजिए बेशक। मेरा कॉलम कहाँ है? फौरन दीजिए आप। आप बेवजह खफा हो रहे हैं मंटो साहब। अभी दीजिए इसी वक्त। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। इसके पास है, लीजिए। डॉक्टर की पर्ची कहाँ है? आप पहले उनको रखिए और बाकी कैंस के नाम लिखिए। आप कैसे बगैर नाम लिखे रख देते हैं ऊपर सब? महाराज, अस्सलाम वालेकुम। शाद अमृतसरी ने कहा था कि यूनुस साहब मिलना चाहते हैं। जी मंटू साहब, वो काफी पहले कह रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए। बैठिए, मैं बैठिए, मैं पूछ क्या था। पिछले 3 सालों से स्क्रिप्ट नहीं लिखी, लेकिन बेफिक्र रहिए, वक्त ने मेरे कलम की धार को तेज दी। आप आए, आप इधर बैठिए। यूनुस साहब अभी मसरूफ हैं। आए। दरअसल कई दिनों से मैं आपको ढूंढ रहा था। मैं तो श्याम साहब को लिखने ही वाला था। श्याम? जी हाँ, शायद मैं आपको बताया नहीं। अरे श्याम साहब आपको तार पितार भेजे जा रहे हैं, देखिए। इनको मैं रख सकता हूँ अपने पास? हाँ जी जी, मैं इनका क्या करूँगा? खुदा हाफिज। पाक टी हाउस को शराब रखनी चाहिए। फ्रॉड। जनाब, लोग इतना क्यों पीते हैं? कुछ तो दिल के दर्द को सहने के लिए और कुछ ज़मीर की आवाज़ दबाने के लिए। आप पर कोई असर नहीं दिखता? क्यों? मेरे जिस्म को तो गर्म रख ही रही हैं। नीम के पत्ते कड़वे सही मगर खून तो साफ करते हैं। शराब की वो कड़वी सही मगर जिस्म तो गर्म रखती है। वाह मंटो साहब। अरे जनाब,
लगता है आ गए। दवाइयों के लिए उसे और कितना इंतजार करवाना चाहते थे? अगर आज निकी को कुछ हो जाता तो? मामू जान उठिए, उठ जाइए। मुझे अस्पताल ले चलो। मुझे अस्पताल ले चलो। हाँ ले चलो। मुझे अस्पताल जाना, अस्पताल ले चलो। मैं शराब छोड़ दूंगा। मैं शराब छोड़ लट्टू। हाँ लट्टू कहाँ गया? इधर तो था। मामू जान जल्दी करें, बस का टाइम हो रहा है। क्या मैं उन्हें एक बार और गले नहीं लगा सकता? उनकी कड़वाहट जल्द खत्म हो जाएगी। मैं जानती हूँ आप ठीक होना चाहते हैं, कम से कम अपनी बच्चियों के लिए। तुम्हारे लिए, सबसे ज्यादा तुम्हारे लिए। अच्छा उस पे उतरे 3 मेहमान फिर? हाँ? मामू जान चलें, 4 नंबर की बस आ रही है। उस पे उतरे 3 चलिए। मेहमान, 2 रूठे राठे, एक मना ही नहीं। उसको लगाई 3 पप्पियां, एक इधर एक उधर, एक लगा नहीं। इधर रुक जा कहीं रुक जाओ। मैं किससे तो चलें, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। ये पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान हिंदुस्तान में वो एक जगह है जहाँ पर वस्त्रे बनते हैं। उड़दी कोड़ नेक्सी दी बेटियां, मूंगी दी दाल दी लालटेन, उड़दी कोड़ नेक्सी दी। अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कहाँ? और अगर हम पाकिस्तान में हैं तो ये कैसे हो सकता है? क्योंकि कुछ अरसे पहले तो हम हिंदुस्तान में थे। भैया ये टोबा टेक सिंह कहाँ है? टोबा टेक सिंह ना हिंदुस्तान में है ना पाकिस्तान में है, क्योंकि मैंने अभी तक उसके लिए हुक्म नहीं दिया। जरा जल्दी हुक्म दे दीजिए। देखो देखो वो लोग हमको लेने आ रहे हैं। हमको लिवाने आ रहे हैं। अंदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ऊपर से गुड़गुड़ सीधी फेंके। चल भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान मैं टोबा टेक सिंह जा रहा हूँ। मैं टोबा टेक सिंह वहीं लेके जा रहा है तुझे। टोबा टेक सिंह जा रहा हूँ। टोबा टेक सिंह आजा आजा टोबा टेक सिंह टोबा टेक सिंह वहीं ले जा रहा है बेटा। पैर नहीं मुड़ेंगे। बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए। यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं,
उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागलखानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। आगे चलो, ओवरटेक सिंह यही है ना जी? पाकिस्तान में। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। पाकिस्तान में। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। पाकिस्तान। कहाँ जा रहे? रुको। पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान में। कहा ना अब तुम्हें हिंदुस्तान जाना है, जाओ। अरे चलो चलो। पाकिस्तान में ओवरटेक सिंह हिंदुस्तान में है। पाकिस्तान ऊपर दी गुड़गुड़ अनेक्सी दी बेनिया मूंगी दी दाल पाकिस्तान हिंदुस्तान दूर पिटामो। वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा अब लेटा था। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के इस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, ओवरटेक सिंह पड़ा था। ऊपर दी गुड़गुड़ दी अनक्सी दी बेध्यान दी मूंग दी दाल ऑफ द पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान एंड मंटो। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबाब तक तेरी है। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबान अब तक तेरी है। तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल के जान अब तक तेरी है। बोल 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 बोल। देख के आहंगर की दुकान में तुंद है शोले, सुर्ख है आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बोलिए थोड़ा वक्त बहुत है, बोलिए थोड़ा वक्त बहुत है। जिस्म जुबान की मौत से पहले बोलिए थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जुबान की मौत से पहले। बोल के सच जिंदा है अब
तक बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल जो कुछ कहना है कह ले, बोल जो कुछ कहना